बीएससी पार्ट 1 स्टूडेंट्स का स्वागत है कॉलेज में। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी का पेपर 2 सेल बायोलॉजी। जिस तरह से कोई बिल्डिंग या मकान छोटी छोटी ईंटों से निर्मित होती है, उसी प्रकार से सजीवों का शरीर अनेक छोटी छोटी इकाइयों से निर्मित होता है और इन इकाइयों को ही हम कोशिका या सेल कहते हैं। सजीवों का शरीर यदि एक कोशिकीय है, किसी सजीव का शरीर यदि एक कोशिकीय है तो एक कोशिका से बना होगा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तब हम उन्हें कहते हैं। और यदि किसी सजीव का यदि वो सजीव बहुकोशिकीय है तो उसके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएंगी। फिर उस ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सर्वप्रथम सेल्स को ऑब्जर्व करने का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट हुक ने 1665 में बहुत ही क्रूड माइक्रोस्कोप की मदद से थिन सेक्शंस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया। कॉर्क नाम का मटेरियल आता है, पदार्थ आता है, और उसके उन्होंने बहुत पतले पतले सेक्शंस तैयार किए और उन सेक्शंस को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा तो उन्होंने पाया कि उसमें कुछ कोष्ठक समान संरचनाएं नजर आ रही हैं और उन कोष्ठकों को ही उन्होंने नाम दिया सेल। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया तो वो बहुत ही सिंपल था, लेंसेज माउंट किए हुए थे। उसके बाद फिर अनेक दूसरे वैज्ञानिकों ने भी अनेक प्रकार के सेल्स को देखा, स्टडी किया। इसमें से एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक का नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने भी सुना होगा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने अनेक प्रकार के लाइव सेल्स को स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप की मदद से देखा, ऑब्जर्व किया, उनकी डायग्राम्स ड्रॉ किए। अनेक सालों बाद सेल थ्योरी प्रस्तुत की गई। तो सेल थ्योरी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है दो वैज्ञानिकों को, दो जर्मन वैज्ञानिकों को, बॉटनिस्ट श्लाइडन एवं जूलॉजिस्ट श्वान। दो वैज्ञानिकों ने सेल थ्योरी प्रस्तुत किया और इन्होंने कहा सेल थ्योरी के अंतर्गत कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से निर्मित है। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उसके बाद उन्होंने कहा कि सेल्स जो हैं वो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। तीसरा पॉइंट भी आता है सेल थ्योरी में और वो दिया गया था वर्शो नाम की वैज्ञानिक द्वारा, वो बाद में जोड़ा गया सेल थ्योरी के अंतर्गत। वर्शो ने कहा कि जो भी नए सेल्स का निर्माण होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से होता है, और ये बात आई 1858 में। न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल्स का निर्माण होता है पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं की मदद से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं सेल थ्योरी में, श्लाइडन एवं श्वान द्वारा जो भी पॉइंट्स कहे गए।
सजीवों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है और सेल्स ही स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट्स हैं। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और वर्षों ने जो भी कहा 1858 में कि नए सेल्स का निर्माण पूर्व में उपस्थित सेल्स से ही संभव हो पाता है। तो ये जो पॉइंट था जो वर्षों ने ऐड किया उस समय के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस समय स्वतः जनन का सिद्धांत मान्य था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट पर इसी टॉपिक के अंतर्गत। एक और नाम आता है जब भी हम सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं, अति सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं, तो वायरस टर्म अक्सर सुनने में आ जाता है। वायरस ये सेल्स नहीं है, सेल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि वायरस में कुछ कैरेक्टर्स लिविंग के होते हैं और कुछ नॉन लिविंग के होते हैं। वैसे ये निर्जीव कण की भांति पड़े होते हैं एनवायरनमेंट में, और जब भी होस्ट कोशिका के अंदर जब ये प्रवेश करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ वायरस बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, उन्हें हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। वायरस हम डिटेल में लेंगे इस टॉपिक के बाद, हम डिटेल लेक्चर में लेंगे हम। अब हम आ जाते हैं सेल्स की शेप, आकृति, साइज, आकार एवं नंबर, इस टॉपिक पर। शेप्स की अगर हम बात करें तो शेप में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में न्यूरॉन का क्या शेप होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा बहुत ही लंबे सेल्स होते हैं न्यूरॉन। आपने ये भी पढ़ा होगा कि अमीबा, इसका कोई शेप डेफिनेट शेप नहीं होता है और ये शेप इसका बदलता होता है, बदलता रहता है। इसी तरह से हम जब अगर साइज की बात करें तो साइज में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। और स्मॉलेस्ट सेल्स की हम बात करें, एक जनरल रेंज की बात करें, तो हम पाएंगे कि 0.2 माइक्रोमीटर डायमीटर व्यास से लेकर के 5.0 माइक्रोमीटर इस डायमेंशन के सेल्स पाए जाते हैं। और अगर हम बहुत लार्ज साइज्ड सेल्स पर जाएं तो ऑस्ट्रिच सेल का, ऑस्ट्रिच एग का उदाहरण है। और ऑस्ट्रिच का एग 6 इंच डायमीटर का होता है। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है सेल्स के साइजेस में। यहाँ ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सेल मेटाबॉलिकली जितनी ज़्यादा एक्टिव होगी
तो उसका साइज, दो सेल्स टेंड टू बी स्मॉलर। इसी तरह से अगर हम सेल नंबर की बात करें तो हमने जैसे पहले बात करी थी, एक कोशिकीय जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें एक कोशिका पाई जाती है। और अगर हम एक आइडिया हम गैदर करना चाहते हैं कि कितनी संख्या होती है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, तो अगर हम इंसानों की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो एक 80 kg वेट वाले इंसान में, ह्यूमन बींग्स में अगर सेल नंबर की बात करें तो एक 80 kg वजन वाले इंसान में सेल्स की संख्या लगभग 60,000 बिलियन होगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी संख्या, बहुत ज़्यादा होती है सेल्स की। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। बहुत ही सिंपल। वैसे हम सेल्स की जब भी हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि अनेक प्रकार की कोशिकाएं हैं। प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स हैं, फंजाई हैं। तो ये सब डिफरेंस क्या होता है और इनका कोरिलेशन क्या होता है, तो यहाँ हम बिल्कुल सिंपल तरीके से हम ये बात करेंगे। यदि हम समूचे जगत की सारी कोशिकाओं का अध्ययन करें और हम दो समूहों में बांटने का प्रयास करें तो हम इस प्रकार से दो समूह बन जाएंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यहाँ हमने प्लांट और एनिमल सेल की कोई बात ही नहीं हम कर रहे हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, हम कुछ भी नहीं। हम सिंपल ये कह रहे हैं कि समूचे सजीव जगत की सजीव कोशिकाओं को हमने दो ग्रुप्स में बांटा है। These are prokaryotic cells and these are eukaryotic cell। और ये न्यूक्लियस के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया। बेसिकली ये न्यूक्लियस के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जब हम कहते हैं प्रो मीन्स फर्स्ट या आदिम या प्रिमिटिव, फर्स्ट आने वाले, प्रो मीन्स फर्स्ट। तो यहां पर इस कैटेगरी में, एंड कैरियन का मतलब ही होता है, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो ऐसी कोशिकाएं जिनका की न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, उन सारी कोशिकाओं को हमने इस समूह में रखा है। अब इसके अंदर कौन सी वाली कोशिकाएं आती हैं? इसके अंदर बिल्कुल बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया इसके अंदर, बहुत ही क्लियर हो हम, इसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। और दूसरी एक कैटेगरी है ब्लू ग्रीन एल्गा। यहां पर ऑल हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम देखते हैं किस प्रकार से क्या क्या डिफरेंसेस हैं। न्यूक्लियस में ये डिफरेंस है, हमने कह दिया मोटे तौर पे कि आदिम प्रकार का प्रिमिटिव काइंड ऑफ न्यूक्लियस है। तो पहला डिफरेंस क्या होगा?
पहला डिफरेंस है बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर सुगठित केंद्रक का अभाव होता है। सुगठित केंद्रक का अभाव। अब हमारा तात्पर्य क्या है? और यहां पर केंद्रक सुगठित है, केंद्रक सुगठित है। जब हम कहते हैं सुगठित केंद्रक का अभाव, तो तात्पर्य क्या है इसका? इसका तात्पर्य यह है कि इसमें जो केंद्रकीय आवरण है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, केंद्रकीय आवरण या न्यूक्लियर इन्वेलप, NE, न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट है। और यहां पर जो भी जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, ये खुला पाया जाता है, मतलब एक सिंगल सर्कुलर DNA पाया जाता है, सिंगल सर्कुलर वृत्ताकार, एकल वृत्ताकार DNA के रूप में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और वो भी केंद्रकीय आवरण द्वारा आवृत नहीं होता है, सिंपल एक न्यूक्लियोइड नाम के एरिया में पाया जाता है। यहाँ पर केंद्रक सुगठित है, इससे हमारा तात्पर्य है कि जो भी क्रोमैटिन है, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो आवृत है केंद्रकीय आवरण के द्वारा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ये इकाई झिल्ली संरचनाएं होती हैं वो सारी एब्सेंट होती हैं। इकाई यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स जो हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, सारे हम लिख लेंगे ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, मतलब जो झिल्ली आबद्ध संरचनाएं होती हैं कोशिका के अंदर, तो यहाँ इसी के अंदर वैक्यूल्स भी आ जाएंगे। तो ये सारे एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, आदिम प्रकार की कोशिकाओं में ये सारे एब्सेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सारे एब्सेंट हैं और यहाँ पर यही सारे प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आए। यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन अनुपस्थित होता है। तो यहाँ क्या है, माइटोसिस मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन नहीं होता है। यहाँ माइटोसिस और मियोसिस जैसी प्रक्रियाएं अनुपस्थित होती हैं, एब्सेंट। मतलब कोशिका विभाजन सिंपल द्विखंडन द्वारा होता है, जबकि यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका है सेल डिवीजन का। यहाँ सेल डिवीजन माइटोसिस एवं मियोसिस द्वारा संपन्न किया जाता है। यहाँ पर राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, यहाँ राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो फ्लैजिला होता है, सीलिया एंड फ्लैजिला, ये कोई 9+2 स्ट्रक्चर इनमें नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। जबकि यहाँ पर ट्रू सीलिया एवं
फ्लैजिला पाया जाता है। यहाँ पर 9+2 स्ट्रक्चर उपस्थित होता है सीलिया एवं फ्लैजिला में। साइटोप्लाज्मिक सेल मूवमेंट्स यहाँ पाए जाते हैं। सेल मूवमेंट्स कोशिका द्रव्य गतियां इनको कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक सेल मूवमेंट्स, सॉरी यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, सॉरी यहाँ एब्सेंट हैं और यहाँ पर प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्मिक सेल मूवमेंट्स। तो इस लेक्चर के बाद आपको पता चल गया कि सेल की खोज किस प्रकार से हुई थी और कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनके जनरल शेप साइज के बारे में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं।